सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से पहले जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर। सबने अच्छे से रिवाइज कर लिया वो घर पे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में कौन से दो कैटेगरी थी? फाइनल डिविडेंड एंड इंटरियम डिविडेंड। ऑन द बेसिस ऑफ शेयर दो कैटेगरी थी, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के आगे दो फर्दर कैटेगरी थी, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। आप ठीक, चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। टोटल डिविडेंड में कितने सेक्शंस थे? 4। सेक्शन 123 पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट, 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड एंड 127 पनिशमेंट। तो आज इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करा रहे हैं। एक ही इस पे क्वेश्चन बनेगा 4 to 6 मार्क्स का, इसी कंसेप्ट पे बनेगा। मेरे साथ बहुत अच्छे से करेंगे सेक्शन। 124 और 125 में एमसीक्यू आएगा, 127 में से कंफर्म एमसीक्यू आएगा, आपको बता दिया है। ठीक है, तो 123 कर रहे हैं, बहुत अच्छे से करना मेरे साथ। ये नोट्स है सभी के पास? यहाँ पे लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सबसे पहले डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इसको अप्रूव कौन करते हैं? इन बाय पासिंग ओवर। ठीक है, अब डिविडेंड डिक्लेयर जो करते हैं कौन से प्रॉफिट से करेंगे? सबसे पहले डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर और पेड बाय द कंपनी इन द एनी फाइनेंशियल ईयर। और कौन से प्रॉफिट से करेंगे? करंट ईयर प्रॉफिट से, पिछले साल के प्रॉफिट से, या फिर दोनों से। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देके बताता हूँ, नोट नहीं करना है एग्जांपल आपने, आपको बताता हूँ उसी पे। जो फाइनल डिविडेंड होगा वो किस में से पे होगा? करंट ईयर प्रॉफिट। इफ कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तो, करंट ईयर में अगर लॉस लगा हुआ है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर। ठीक है। इन केस ऑफ इंटेरियम डिविडेंड, इंटेरियम डिविडेंड में क्या होगा? करंट ईयर के प्रॉफिट में से होगा, बट सपोज करंट ईयर का प्रॉफिट क्या बनेगा? सपोज 2022-23, इट मीन्स 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, इस ईयर के प्रॉफिट में से करेंगे। सो मैंने इंटेरियम डिविडेंड डिक्लेयर किया 20 जुलाई 2023 को। मेरी एजीएम कब हेल्ड हो रही है? 20 अगस्त 2023 को। कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ? 22-23। समझ में आ रहा है सभी को? अब जो इंटेरियम डिविडेंड का जो मैं डिक्लेयर करूंगा, पेमेंट कहाँ से होगी, कौन सी ईयर में से होगी? 2023, इस ईयर में होगी, 22-23 में से। बट अब इसका जो प्रीवियस क्वार्टर क्या बना? 20 जुलाई का 1 अप्रैल 2023 टू 30 जून 2023, ये बना 23-24 का फर्स्ट क्वार्टर। सिर्फ इंटेरियम के अंदर, इंटेरियम डिविडेंड के केस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? जो करंट ईयर चल रहा है मेरा, पिछले साल के नेक्स्ट ईयर का जो जितना क्वार्टर पीछे तक हो गया, मैं उस क्वार्टर में भी इसे पेमेंट कर सकता हूँ। सिर्फ इंटेरियम केस में पढ़ो, मेरे साथ एग्जांपल पढ़ना है वाला। इंटेरियम डिविडेंड कैन बी पेड आउट करंट ईयर प्रॉफिट। सपोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रिपेयर हुई है? 19-20 की फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट प्रिपेयर हुई है। ऑल्सो फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ क्वार्टर जस्ट एंडेड फॉर नेक्स्ट ईयर बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ इंटेरियम डिविडेंड। इसके एग्जांपल से समझेंगे। गेट बंद करो। सपोज एजीएम इज प्रपोज्ड टू बी हेल्ड ऑन 1 सितंबर 2020। एजीएम कब हेल्ड हो रही है? 1 सितंबर 2020 को, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की। इंटेरियम डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ? 12 जुलाई 2020। तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या बना? पिछला साल 2019-20। इस साल के प्रॉफिट में से तो मैं डिक्लेयर कर ही सकता हूं, बट फॉर द प्रॉफिट इसका लास्ट क्वार्टर क्या बना जो मैंने आपको बताया? 1 अप्रैल 22 31 जून 20। इस क्वार्टर के अंदर से भी मैं पेमेंट यूज कर सकता हूं इंटेरियम डिविडेंड के पे करने के लिए। समझ में आया कंसेप्ट? ये फाइनल डिविडेंड कभी करंट ईयर के क्वार्टर से नहीं होगा, वो हमेशा लास्ट ईयर के प्रॉफिट से होगा या फिर उसके पिछले साल के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से होगा। बट इंटेरियम डिविडेंड केस में हम करंट ईयर के जो क्वार्टर एंड हुआ है जस्ट, उसके क्वार्टर में से प्रॉफिट यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े। चलो अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मींस करंट ईयर के प्रॉफिट को हम कैसे कंप्यूट करेंगे, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। डिविडेंड किस में से पे होगा?
प्रॉफिट में से पे होगा ना, इसका एक प्रॉपर एक प्रोसीजर हम कैसे पे करेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट में से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, प्रॉफिट आया उसमें डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, इसकी हो जाएगी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। इसके बाद इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट, जो हमारे अनरियलाइज्ड गेन है, जो अभी तक गेन हुआ है बट हमें अभी तक उसकी फॉर्म में हमें मिला नहीं है, एक तो अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी और एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स शैल बी एक्सक्लूडेड। इन इस टर्म से सारे सभी को पता है, अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल प्रॉफिट, ये सारे आपने फाउंडेशन में पढ़े होंगे, नोशनल प्रॉफिट क्या होता है, और ये प्रॉफिट के अंदर ये सब कुछ है, तो ये सारा को सारा इग्नोर करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे प्रॉफिट में से। इन चीजों के अंदर से कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता। समझ में आया, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से माइट भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट इतना एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट आपको कंसेप्ट के लिए इसको समझना जरूरी होगा। किन चार चीजों से नहीं कर सकते, अनरियलाइज्ड एसेट्स, नोशनल प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन के एसेट्स और कैरिंग अमाउंट ऑफ बुक वैल्यू ऑफ कोई भी एसेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल प्रॉफिट, मैंने कोई AS10 के अकॉर्डिंग कोई प्रॉफिट बेच दिया, एसेट बेच दिया AS10 के अकॉर्डिंग, उससे मुझे क्या हुआ, कैपिटल एसेट पे प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट के अंदर से मैं डिविडेंड आपको कंपनी शेयर होल्डर को बांट सकता हूं। आगे बढ़े। अब एक गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है बिजनेस में, उस जो ग्रांट का इनकम मिली है वो एज इट इज बिजनेस का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट के अंदर से मैं डिविडेंड पे कर सकता हूँ। ये तीनों पॉइंट क्लियर है डेप्रिसिएशन वाले, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। उसके बाद चार तरह के रिजर्व्स में उसमें से पेमेंट नहीं कर सकता, जो मेरी चार तरह के जो प्रॉफिट होते हैं। थर्ड, कैपिटल एसेट्स का जो प्रॉफिट होता है मैं उसमें से पेमेंट कर सकता हूँ। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह की ग्रांट देगी उसको इंक्लूड करके मैं डिविडेंड दे सकता हूँ। ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, इंपॉर्टेंट मार्क करो। ओके, अब क्या करते हैं, एजीएम हो रही है कंपनी की, सुनो। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि वो प्रॉफिट डिविडेंड बांटने से पहले, डिविडेंड डिक्लेरेशन से पहले अपने मर्जी से, अपनी चॉइस से कितना मर्जी परसेंट प्रॉफिट का फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, शेयर होल्डर का कंसेप्ट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी चलेगी कि वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से कितना मर्जी परसेंट फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता है बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। पढ़ो, एक कंपनी, कोई भी कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कोई भी कंपनी डिक्लेरेशन के डिविडेंड से पहले कोई भी फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर, यहां से मेन स्टार्ट है, ट्रांसफर सच परसेंट ऑफ प्रॉफिट एज इट मे कंसीडर एप्रोप्रिएट, जितना कंपनी को सही लगे, कंसीडर एप्रोप्रिएट, जितना कंपनी को सही लगे उतना परसेंट वो फ्री रिजर्व से में ट्रांसफर कर सकती है करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मैं टर्म बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। टू द रिजर्व ऑफ द कंपनी बता चुका हूं, देयरफॉर, इसलिए द कंपनी में ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एज इट में कंसीडर नेसेसरी। सच ट्रांसफर इज नॉट मैंडेटरी, कोई जरूरी नहीं है, कंपनी पे कोई वो भी रोक टोक नहीं है कि आपको करना ही करना है। एक, इट इज द चॉइस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि वो डिक्लेरेशन से पहले कोई भी परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर करे या नहीं। सच ट्रांसफर इज नॉट मैंडेटरी एंड द परसेंटेज टू द ट्रांसफर टू द रिजर्व इज टू दी डिसाइडेड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। डिस्क्रिप्शन मीन्स चॉइस, चॉइस ऑफ द कंपनी, कंपनी की चॉइस पे है कि हम करें या ना करें। यहां तक समझ में आया, इंपॉर्टेंट है, इस पे दो एग्जांपल है, पढ़ो। Alma Limited proposes to transfer more than 10% of the company to the reserve for the current quarter. अल्मा लिमिटेड के पास वो चाहती है कि मैं मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट में से 10% प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करूं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से पहले, और डिविडेंड कितने रेट पे करना है उसको, 12% पे। क्या अल्फा लिमिटेड कर सकती है? पढ़ो आंसर। द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर हैज बीन लेफ्ट एट द चॉइस ऑफ द कंपनी, कोई उस पर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एक्टिंग बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी के पीछे। देयरफॉर द कंपनी इज फ्री है टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू द रिजर्व बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कंपनी, कितना ही करना है, इट इज द चॉइस ऑफ द कंपनी। आगे बढ़े, समझ में आ गया। एग्जाम्पल 2, ब्रिक्स लिमिटेड हैज अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। इट हैज बीन प्रपोज्ड ए डिविडेंड ऑफ एट द रेट ऑफ 8.7%. However, it does not intend to transfer any amount to the reserve to the company out of the current year profit earned. Can Bricks Limited do so? Because it is not mandatory for the company, it is optional. ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आएगा पेपर में, इसको अच्छे से करना। डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट कंपनी का कहाँ से डिक्लेयर पेमेंट होती है? कंपनी के करंट ईयर प्रॉफिट से। करंट ईयर में प्रॉफिट ही नहीं है तो पास्ट ईयर के प्रॉफिट से, रिजर्व्स में नहीं, पास्ट ईयर के प्रॉफिट से। रिजर्व में तो ट्रांसफर होगा ना प्रॉफिट से, प्रॉफिट नहीं है तो पास्ट ईयर के प्रॉफिट से, या फिर दोनों से। देखो वेयर ए कंपनी, जब कोई कंपनी ऑनिंग टू इनएडुकेंसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, इसका क्या मीन्स हुआ, लिख लो यहाँ पे लॉस। अगर कोई कंपनी लॉस के नोट्स है तो सभी के पास, आपको आज दे दूंगा, ठीक है। कंपनी में किसी भी तरीके का कोई लॉस हुआ है, इनएडुकेंसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, इनसे आप देख लो। लॉस हुआ है कोई किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, और वो कंपनी क्या चाहती है, डिविडेंड डिक्लेयर करना, तो वो किस में से करेगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मींस पास्ट ईयर के प्रॉफिट से, अर्न्ड बाय द प्रीवियस ईयर और ट्रांसफर बाय द कंपनी टू द रिजर्व। करंट ईयर के रिजर्व जो बनाते हैं कंपनी, पास्ट ईयर के प्रॉफिट से तो होते हैं, वो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व होते हैं उसके अंदर से ट्रांसफर कर सकती है। सच डिक्लेरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सच डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शैल बी मेड ओनली इन अकॉर्डेंस विद रूल 3। रूल 3 की 4 कंडीशंस हैं, वो रीड कर, उसके अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होगा। डिक्लेरेशन फ्रॉम फ्री रिजर्व, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कहां से होगा, ओनली फ्रॉम फ्री रिजर्व। अब देखो, डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर और पेड बाय द कंपनी ओनली इट्स फ्री रिजर्व, नो अदर रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और कौन कौन से रिजर्व होते हैं कंपनी के, लाइक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एक्सेट्रा। कोई भी रिजर्व हो उसमें से कंपनी इशू नहीं कर सकती, क्योंकि ये रिजर्व कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनते हैं, लाइक ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिजर्व होते हैं। बोलना पर हमको तो नोट्स दिए नहीं आज वाले, आप करवा दो आज वाले 7 ठीक है। डिक्लेरेशन कौन कौन से रिजर्व से नहीं कर सकते, कौन से रिजर्व से कर सकते हैं, ओनली फ्री रिजर्व। कौन कौन से नहीं कर सकते, किसी और से अदर देन फ्री रिजर्व, लाइक कैपिटल रिडेम्पशन, डिवेंचर रिडेम्पशन, रिवैल्यूएशन रिजर्व और कोई भी अदर रिजर्व। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय सेट ऑफ प्रीवियस ईयर लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ करंट ईयर। पता है यार ये चीज, तो प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी को, 100 करोड़ करंट ईयर प्रॉफिट। इसमें से पहले क्या सेट ऑफ होगा, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ये सब की एडजस्टमेंट होने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसी में से तो डिविडेंड डिक्लेयर होगा ना। हम इसमें से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, पहले प्रॉफिट, पहले डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होगा, फिर पिछले सालों के लॉस का होगा, फिर जो प्रॉफिट बचा उसके अंदर डिविडेंड डिक्लेयर होगा। बढ़े आगे। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, इफ एनी फाइनेंशियल ईयर देयर इज इनएडुकेंसी और एब्सेंस ऑफ द प्रॉफिट बट a company intend to declare dividend which have been transferred to free reserve, the company shall comply with the condition of rule 3 to the equity shareholder। सेम वही चीज है, रूल 3 की कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ेगा। 4 कंडीशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस पर सम बनेंगे। इफ ए प्रॉफिट इज रिटेन इन बैलेंस शीट इन रिजर्व एंड सर्विस बट नॉट ट्रांसफर टू रिजर्व, द रूल 3 इज नॉट एप्लीकेबल। इसमें आपको मैं इसका रूल 3 जब हम करेंगे इस लाइन का मतलब आपको तब बताऊंगा, जब बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा है पर कंपनी चाहती है कि मैं उसको रिजर्व में ट्रांसफर ना करूं, तो रूल 3 एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अब हम कंडीशन करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। अब आओ, यहां तक समझ में आया सभी को, सेक्शन 123 कुछ भी नया नहीं था। चलो मेरे साथ दोबारा पढ़ो। डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट, ब्रॉट फॉरवर्ड प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और बोथ। इंटरिम डिविडेंड, करंट ईयर का जो डिविडेंड होता है फाइनल डिविडेंड तो पिछले साल के प्रॉफिट में से होगा, बट इंटरिम डिविडेंड जो करंट ईयर का क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर, उसमें से भी होगा, ओनली फॉर इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड। आगे बढ़े। मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट में किसकी एडजस्टमेंट होगी, डेप्रिसिएशन। और कौन कौन से उसमें रिजर्व में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल प्रॉफिट, कैरिंग अमाउंट किसी की बुक, किसी भी एसेट्स की है, या फिर रिवैल्यूएशन। कौन कौन सी आएगी, कैपिटल प्रॉफिट एज पर AS 10, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स, ये पढ़ा होगा मेरे ख्याल से आपने फाउंडेशन में। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी किसी भी तरह की ग्रांट दी है वो आ जाएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व, किसी भी तरीके का कुछ भी रिजर्व कर सकते हैं कंपनी की मर्जी। इस पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से, कि कंपनी का क्या कंपनी की मर्जी है कि कंपनी ट्रांसफर करे या नहीं करे, या कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शंस है।
it is not mandatory for the company, it is the choice of the company to declare or to transfer any amount of to the reserve before the declaration and payment of dividend. एक क्वेश्चन तो ये बना, और एक क्वेश्चन ये बना, क्या डिविडेंड 12% रेट पे किया है, क्या 10% रिजर्व में कर सकते हैं? यस, इट इज द चॉइस ऑफ द कंपनी। बढ़े आगे। डिक्लेरेशन आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, ये सेम वही बात कि करंट ईयर के प्रॉफिट में से कर सकते हैं। सपोज करंट ईयर में प्रॉफिट ही नहीं है यार, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे, बट एज पर द रूल 3 कंडीशन अभी हम करेंगे। डिविडेंड फ्री रिजर्व में से होगा और किसी रिजर्व में से नहीं होगा। कौन कौन से किसी रिजर्व? कोई भी अपना कैपिटल रिडेम्पशन, डिवेंचर रिडेम्पशन, रिवैल्यूएशन या फिर कोई अदर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कुछ उनमें से नहीं होगा, सिर्फ फ्री रिजर्व में से होगा, राइट। तो करंट ईयर प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन, देन करंट ईयर लॉसेस, जो अमाउंट बची उसमें से पेमेंट होगी डिविडेंड की। डिक्लेरेशन ये सेम वही चीज है। रूल 3 पढ़ो, पढ़ो नहीं, नोट करो, मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे साथ साथ करो। 4 कंडीशन है इसकी, बिल्कुल एज इट इज करना है आपको, एक पेज पे ऐसा कर दे, रूल 3 पढ़ते ही समझ में आ जाए। कोई हमने बुक खोलनी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं खोलने इसके, कोई एमसीक्यू नहीं खोलने, सारा आप इसी में से करेंगे। मेरे साथ साथ ढंग से थोड़ा समझना, मैं समझाऊंगा भी साथ साथ। रूल 3 एज पर डिविडेंड डिक्लेरेशन, डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4। डिविडेंड जब भी कोई डिक्लेयर करता है या डिविडेंड कंपनी इशू करती है, कितना परसेंट करेंगे, किस अमाउंट में से करेंगे, किस अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद रिजर्व में कितना अमाउंट होना चाहिए। बेसिकली ये 4 कंडीशन इसके बारे में। कंपनी कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, इन 4 कंडीशन को मद्देनजर, 4 कंडीशन को कंसीडर करके ही करती है। फर्स्ट कंडीशन क्या? फर्स्ट कंडीशन हमें किसके बारे में बताती है? रेट ऑफ डिविडेंड। नोट्स में से देखो, मेरे साथ साथ पढ़ो पहले, फिर बताऊंगा आपको नोट से। रेट ऑफ डिविडेंड। सेकंड कंडीशन इज मैक्सिमम अमाउंट पेड एज डिविडेंड। शट द डोर। थर्ड अमाउंट इज ट्रीटमेंट ऑफ, थर्ड कंडीशन इज ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। फोर्थ इज बैलेंस लेफ्ट आफ्टर आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये चारों कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई होनी चाहिए डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल्स के अकॉर्डिंग। कैन वी मूव फर्दर? नोट कर लिया सभी ने? अब देखो सबसे पहली कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट, रेट ऑफ डिविडेंड। यार कितने परसेंट रेट पे हम डिविडेंड को इशू करें, डिक्लेयर करें? देखो रेट ऑफ डिविडेंड कितना रेट करें? करंट ईयर रेट क्या होना चाहिए? मिनिमम। ओनली इन केस ऑफ इफ कंपनी हैज नो प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं है, तो कितना? एवरेज ऑफ रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर। हो गया? अब हो गया? नहीं।
इफ कंपनी हैज नो प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं है, तो एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर, सपोज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, मैंने कितना, कंपनी ने कितना इशू किया, 9%, 11% एंड 10%। ये करंट ईयर का रेट कितना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लास्ट ईयर के एवरेज पे 3 रेट, 10, 11, 10 डिवाइड बाय 3, हाउ मच, 10%। कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% और लेस, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ मोर देन 10%। तो आगे बढ़ते हैं ना, बढ़ते हैं अभी आगे, डोंट वरी। अगर कंपनी बनी अभी है और लॉस में आ गई, लॉस में आ गई, लास्ट 3 ईयर है ही नहीं, तो इस कंडीशन को देखेंगे नहीं, तो डिविडेंड क्या करेंगे, अगली 3 कंडीशन पे देखेंगे, इस कंडीशन को भूल जाएंगे, कंडीशन है ही नहीं। चलिए आगे, मैक्सिमम अमाउंट पेड एज डिविडेंड, हम डिविडेंड कितने अमाउंट में पे कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट पेड एज डिविडेंड, मैक्सिमम अमाउंट पेड एज डिविडेंड और अमाउंट विड्रॉन अमाउंट फ्रॉम रिजर्व फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कितना, अमाउंट पेड एज डिविडेंड मैक्सिमम अमाउंट पेड एज डिविडेंड 1/10 ऑफ ESC प्लस फ्री रिजर्व। आपको बताता हूँ ये क्या चीज होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अब देखो मैं आपको लेटेस्ट, ये क्या है, LAS है, दैट इज माय लेटेस्ट ऑडिटेड स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड बैलेंस शीट है। इसमें मेरी कितनी SC कितनी है, शेयर कैपिटल 10 करोड़, FR कितने हैं, फ्री रिजर्व 2 करोड़, टोटल इज 12 करोड़, टोटल इज 12 करोड़। अब मैं डिविडेंड एक कंपनी मैक्सिमम कितने अमाउंट का इशू कर सकती है, इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन टर्म ऑफ परसेंटेज, कितना कर सकती है, 1/10 प्लस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। कितना बना ये, 12 करोड़ का 1/10, हाउ मच, 1.2 करोड़, दैट इज 120 लैक्स। कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को 120 लाख से ज्यादा रुपया दे ही नहीं सकती एज ए डिविडेंड, इससे कम ही देगी या फिर इतना देगी। मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉन फॉर द रिजर्व फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, समझ में आया। अब थर्ड पे आओ। अब सपोज करो मैंने कंडीशन 2 सेटिस्फाई करने के बाद मैंने क्या किया, अब देखते हैं। सपोज मैंने ना एक रिजर्व से निकाल लिए 30 करोड़, 30 करोड़ का पहले रूल 3 कंडीशन में क्या था, कंडीशन नंबर 3, उस 3 करोड़ को पहले मैं क्या एडजस्टमेंट करूंगा, कोई अगर मेरा करंट ईयर में लॉस है, उस 3 करोड़ में से पहले मैं क्या माइनस करूंगा, करंट ईयर का लॉस। सपोज करो मेरे पास लॉस आ गया 10 करोड़ रुपए, सपोज। अब मैं डिविडेंड तो इशू कर नहीं सकता, बट मैं करना चाहता हूं, तो रूल 3 लग जाएगा। रूल 3 लगने से मेरे जो मैं रिजर्व और इक्विटी शेयर कैपिटल का 1/10 से ज्यादा नहीं निकाल सकता, उतना मैंने रिजर्व निकाल लिया। सपोज 30 करोड़ रुपए मैंने विड्रॉ कर लिए, उस 30 करोड़ में से मैं पहले क्या करूंगा, लॉस का ट्रीटमेंट, जो करंट ईयर लॉस हुए, जो अमाउंट बच गई वो मैं इक्विटी शेयर होल्डर को दूंगा। ये चीज समझ में आई। मैंने आपने ये 4 चीजें नोट कर ली, नोट कर लो, बाकी तो एक बार आप समझ लेना, मैं बाद में आपको बता दूं क्या नोट करना है। मैंने ये 4 आपने चीजें नोट कर लो, देखो ये चीजें जो आपको थोड़ा कैटेगरी बढ़ जाएगी। रूल 4 में क्या कंडीशन होती है, एक बार आप मेरी तरफ सुनो। अब लास्ट कंडीशन क्या हुई हमारी, आफ्टर डिविडेंड हमने डिविडेंड पे कर दिया, कितना अमाउंट मिनिमम होना चाहिए रिजर्व्स के अंदर। देखो बैलेंस मेरी तरफ देखना, नोट्स में मत देखना, यहाँ देखना, बैलेंस अमाउंट कितना लेफ्ट होना चाहिए, 15% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ये मेरा कंपनी का क्या पड़ा है भैया, ये पड़ा कंपनी का एक बॉक्स है, सपोज ये जार है, इसमें क्या पड़ा है कंपनी का, ये क्या पड़ा है, जल्दी बोलो, फ्री, हाउ मच, 20 करोड़, हाउ मच, 20 करोड़। अब मैं डिविडेंड मैक्सिमम कितना पे कर सकता हूं, मैक्सिमम डिविडेंड, रूल 4 की कंडीशन एज पर रूल 3 कंडीशन नंबर 4 हमें ये बोलती है कि आप फ्री रिजर्व्स में से उतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ताकि विड्रॉ करने के बाद फ्री रिजर्व में एटलीस्ट, विड्रॉ करने के बाद फ्री रिजर्व में एटलीस्ट 15% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल पड़े रहे भैया। आप 85% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल तक का फ्री रिजर्व में कर सकते हो। इसका अपोजिट रूल मत याद करो, कंफ्यूज होगे। ये याद करो कि फ्री रिजर्व में से मैं इतना ही पैसा निकाल सकता हूं कि निकालने के बाद मेरे फ्री रिजर्व में एटलीस्ट कंपनी का एटलीस्ट
15% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ी होनी चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल थी कितनी मेरी, 10 करोड़। 10 करोड़ का 15%, 1.5 करोड़ रुपया। 1.5 करोड़ रुपया कितना बना इक्विटी शेयर कैपिटल का, 15%। ये मेरा इतना सा पोर्शन कितना हो गया, 1.5 करोड़ रुपया। रूल 4 ये बोलते हैं भैया आप इतना अमाउंट का डिविडेंड इजीली इशू कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये अमाउंट आप एज इट इज आपके किसके लिए, ये डिविडेंड के लिए। रूल 4 के अकॉर्डिंग भैया मेरे पास इतने, मुझे बस मेरे रिजर्व में छोड़ दो, इतना आप डिविडेंड के लिए इशू कर सकते हो। समझ में आई चारों कंडीशन। आओ रूल 3 के हिसाब से फर्स्ट कंडीशन क्या थी मेरी, रेट ऑफ डिविडेंड। अगर मेरा करंट ईयर का रेट गिवन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, पिछले 3 सालों के लॉस को एवरेज कर दूंगा। बट अगर कंपनी अभी बनी है और मेरे पिछले साल में डिविडेंड है ही नहीं, तो रूल 3 कंडीशन नंबर 1 लगेगी नहीं, रूल 3 के अकॉर्डिंग अदर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। व्हाट वाज माय सेकंड कंडीशन, मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हाउ मच, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का मैक्सिमम 15% मैं अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूं फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बढ़े आगे, थर्ड कंडीशन क्या थी, जो मैंने अमाउंट विड्रॉ किया है उसको डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर का लॉस हुआ है उसका एडजस्टमेंट करने के बाद मैं उसमें से अमाउंट शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करूंगा एज ए डिविडेंड। तीनों समझ में आ गई। फोर्थ, एक रिजर्व है मेरे पास, उस रिजर्व में से मैं कितना पैसा डिविडेंड का इशू कर सकता हूं मैक्सिमम, कि रिजर्व में पेमेंट का मेरे पास एटलीस्ट इस कटोरे के अंदर 1.5 करोड़ रुपए मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल बच जाए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। समझ में आई बात, आगे समझ में। 2% याद करने रूल 3 में, पहले 10%, दूसरी 15%। 10% कौन सी में लगेगी, कंडीशन नंबर 2 में। 10% किसका, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का, इतना मैं विड्रॉ कर सकता हूं फॉर मैक्सिमम अमाउंट की पेमेंट में डिविडेंड की 15-10% कर सकता हूं। बट पेमेंट करने के बाद मेरे फ्री रिजर्व में 15% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होनी चाहिए। दूसरे परसेंटेज कौन सी याद रखनी है आपको, 15%। दोबारा बोलें, रूल 3 आगे बढ़े। एक बार बोलूंगा आप ही के लिए, मेरे लिए नहीं, मुझे तो पता ही है। देखो सेक्शन 123, सबसे पहले सेक्शन 123 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, डिविडेंड, करंट ईयर प्रॉफिट, ब्रॉट फॉरवर्ड पिछले साल के लोग प्रॉफिट, या फिर दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। कौन से रिजर्व में से कर सकते हैं, किसी भी रिजर्व में से कर सकते हैं, 3-4 नहीं कर सकते थे, वो आपको बताया था रिवैल्यूएशन रिजर्व, इनमें से नहीं कर सकते। कोई नोशनल प्रॉफिट कुछ भी हुआ इन चीजों का, ये नहीं करेंगे। कैपिटल रिजर्व को ऐड करेंगे, और कंपनी की डिस्क्रिप्शन होती है, कंपनी की चॉइस होती है कितना मर्जी परसेंट फ्री रिजर्व में डाले बिफोर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आगे अब पेमेंट किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एज पर रूल 3 पेपर में लिख के आना है, एज पर रूल 3 ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल। हम कितने कंडीशन कर सकते हैं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, average rate of interest rate is not given, and if company is newly established land last 3 year losses was not given in the question, then we can move further for other condition. We can ignore condition number 1. So what was my second condition, maximum amount withdrawn from the reserve for the payment of dividend. What was it, 1/10% of equity share capital and free reserve. इतना मैं अमाउंट विड्रॉ करके डिविडेंड का पे कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 3, जो मैंने अमाउंट विड्रॉ की है वो सबसे पहले किससे सेट ऑफ होगी, लॉस से। व्हाट वाज माय फोर्थ कंडीशन, जब मेरे को फ्री रिजर्व में से मैं इतना अमाउंट का पेमेंट डिविडेंड करता हूं कि फ्री रिजर्व में एटलीस्ट 15% इक्विटी शेयर कैपिटल का मेरे पास रहे। अब आपके नोट्स में एक चीज है, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये चीज आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं आएगी, तो आप इसको ज्यूम करना ना, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है। बढ़े आगे, अब फटाफट से नोट से पढ़ लें एक बार, फटाफट से पढ़ेंगे जल्दी से, बस आप समझ आना। आओ, प्रोविजन कंटेन इन रूल 3 फॉर द पेमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिटेल में पूरा नहीं पढ़ना यार, इतना लोग हम बहुत कुछ पढ़ना है, मत पढ़ो इतनी चीजें, है ना। रूल 3 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड रूल, बस इतना लिखना पेपर में। व्हाट इज माय फर्स्ट कंडीशन, रेट ऑफ डिविडेंड। फटाफट पढ़ना, द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर शैल नॉट एक्सीडिंग द एवरेज रेट एट विच डिक्लेयर इन 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का एवरेज करके ये रेट आना चाहिए। अगर ये रेट डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, हाउएवर दिस विल नॉट अप्लाई, रूल अप्लाई ही नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब कंपनी ने डिक्लेयर डिविडेंड नहीं किया या फिर कंपनी न्यूली एस्टैब्लिश है। बढ़े आगे, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, मैक्सिमम अमाउंट
available from reserve or withdraw from reserve for the payment of dividend. What is it? Amount can be withdrawn for accumulated profit 1/10 of paid up share capital and free reserve. थर्ड कंडीशन, यूज क्या करना है पहले उसके अमाउंट का, पहले यूज क्या करेंगे, करंट ईयर के लॉसेस को एडजस्टमेंट करने के लिए, सेम वही चीज है। द अमाउंट, इसका आप ऐसे बनाना, द अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व एज पर कंडीशन 2 शैल बी एडजस्टेड इनिशियली फॉर करंट ईयर losses of current year losses, then the balance amount is available shall be distributed to the इक्विटी शेयर होल्डर एज डिविडेंड। इस हिसाब से कर लेना, जरूरी नहीं हमने पॉइंट टू पॉइंट लिखना, मेन हमारा कंसेप्ट से सही होना चाहिए, ये वाली हेडिंग सही होनी चाहिए, वो आपको मैंने समझा दिया। व्हाट इज माय लास्ट कंडीशन, बैलेंस अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हाउ मच, द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल शैल नॉट बिलो, रिजर्व की अमाउंट पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बाद शैल नॉट बिलो, किसके बिलो, 15% ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एग्जम्पशंस, ये रूल एक एग्जाम्प्ट होती है कंपनी, कौन सी कंपनी एग्जाम्प्ट होगी, गवर्नमेंट कंपनी। ये रूल गवर्नमेंट कंपनी पे लगेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी, ये देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा है विच एंटायर पेड ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास ही एंटायर शेयर हेल्ड, खुद को डिविडेंड थोड़ी ना देगी, तो डिविडेंड के रूल लगेंगे ही नहीं। कंप्लायंस ऑफ रूल 3 नॉट रिक्वायर्ड एज पर गवर्नमेंट कंपनी एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 कंपनीज एक्ट में इसकी डेफिनेशन है, अपने सिलेबस में नहीं है बट आप लिख लो रेफरेंस के लिए, कल को पेपर में पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए तो कंडीशन बताओ रूल 4 की, सारी बता दी। एक क्वेश्चन लास्ट में, एक क्वेश्चन और आ जाए उसी के अंदर लिखा हुआ विच कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रूल 3। पेपर में से बन के आते हैं क्वेश्चन, ड्राफ्ट होते हैं, फिर लास्ट में आपका 1 नंबर, ये अगर आपको छोड़ा है तो आपका 1 नंबर खत्म हो जाएगा। हेंस हमको ये चीज पढ़नी है, दिस रूल 3 कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 45, ऐसे करके लिखाना करें आगे। अब आओ एग्जाम्पल पे, सही समझ में आ गए रूल्स, एग्जाम्पल पे आओ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे साथ साथ पढ़ना। एक पब्लिक कंपनी है, हैज बीन डिक्लेयरिंग डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है एट द रेट ऑफ 20%, रेट गिवन, सारे यहाँ पे अपने नोट्स में देखना, सामने देखना, ऑन इक्विटी शेयर ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों से लगातार वो 20% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, ठीक है। कंपनी ने हैज नॉट मेड एडुकेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट करंट ईयर के अंदर कंपनी ने भैया प्रॉफिट कमाया है नहीं, लॉस में है, ठीक है, बट इट गोट एडुकेट रिजर्व्स फॉर विच इट कैन यूटिलाइज बैलेंस रेट ऑफ 20%, बट इसके बाद अच्छे खासे रिजर्व्स पड़े हैं, उसके अंदर से वो कर सकती है। यहाँ तक क्वेश्चन जनरल साइंस है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सीए साहब कंपनी को एडवाइस करो कि क्या कंपनी आगे क्या करे, इफ इट वांट टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% फॉर ईयर 19-20 एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अब देखो इसके अंदर जो एवरेज रेट वाले 3 साल के रेट गिवन ही नहीं है, मैंने क्या बताया था, गिवन ना हो तो भूल जाओ, पेपर में मेंशन जरूर कर गया ना, एज पर डिविडेंड रूल 3 ऑफ करके देयर आर 4 कंडीशन, पहली कंडीशन लिखाना 2 लाइनों में, सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ नहीं लिखना, दिमाग से सोच के लिखना है, एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। मैक्सिमम आपको अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 1 मिनट से 1.5 मिनट लगेगा आपको ये कंडीशंस लिखने में, सिर्फ ये लिख के फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना। नाउ इन दिस केस बहुत अच्छा क्वेश्चन ड्राफ्ट होगा आपका, ऐसे पेपर अटेम्प्ट करना। रूल 1 लगेगा नहीं, अब देखो रूल 2 लगेगा, कंडीशन 2 लगेगी, नहीं लगेगी, क्यों सर, इसमें ना इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई, ना पेड अप शेयर कैपिटल दी हुई और ना फ्री रिजर्व दी, तो हम कहां से करेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने लिखना तो है ही ऊपर चारों कंडीशंस, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूल 3 लगेगा, लॉस है नहीं है सर, फ्री रिजर्व है, लास्ट में जो रिजर्व में से 15% बचना चाहिए वो भी नहीं, तो सर चारों कंडीशन ही नहीं तो क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, कंपनी कर सकती है, आपको दिखाता हूँ उसमें। इन दैट गिवन केस द कंपनी हैज नॉट मेड एडुकेट प्रॉफिट, कंपनी ने एडुकेट प्रॉफिट नहीं कमाई इस साल, हाउएवर इट कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पढ़ चुके हैं रूल 3 से ऊपर, मैं आपको कब से ये पढ़ा रहा हूँ। Hence the company can declare dividend 20% required in the residual after payment of 15% paid up capital reserve in the audited balance sheet। सेम वही रूल 4 की कंडीशन नंबर 4 बता दी इन्होंने, ताकि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डालना ही था ना, तो चारों कुछ चीजें नहीं दी हुई आपने, तो हम क्या करें, हम सीए स्टूडेंट्स हैं, हमें क्वेश्चन को एग्जामिनर को ड्राफ्ट करना था, तो आंसर हमें ड्राफ्ट करना आना चाहिए, कैसे बनाना है इसका आंसर। पहले तीनों के चारों कंडीशन लिखो, उसके बाद इन दैट केस कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड, hence company can declare dividend at any amount, but after the payment of dividend there must be amount left in reserve at least 15% of equity share capital as per latest audited financial statement। पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का इतना बढ़िया प्रेजेंट होगा आपका, 100% मार्क्स आएंगे, हम पूरी लो में ऐसे क्वेश्चन ड्राफ्ट करेंगे।
आपको मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन ड्राफ्ट करवाना, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, कैसे क्वेश्चन ड्राफ्ट करने, कैसे प्रोविजंस लिखने, कैसे रूल डालने। समझ में आया कंसेप्ट? पेपर में कितना सिंपल था, इसमें हमने कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी, फिर भी 4 मार्क्स फ्री के आगे हमारे। देखो पहले वो कंडीशंस लिखनी, फिर ये चीज डालनी। अब क्वेश्चन में जब उन्होंने पूछा ही नहीं तो हम क्या डालें, सेम ये चीज डाल देना, रूल 4 तो चेप ही देना, कंडीशन नंबर 4, क्योंकि बाकी सबसे कॉमन कंडीशन है, हर चीज में लगेगी लगेगी। देयर मस्ट बी एट लीस्ट company can distribute any amount of profit to the shareholders as a dividend, but after payment of dividend there must be a 15% of paid up share capital shall be available, ऐसे करके। बढ़े आगे, एग्जांपल नंबर 2, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, वांट्स करती है, चाहती है, क्या चाहती है, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करना 25 लाख रुपए। भाई साहब कितना अमाउंट कंपनी डिक्लेयर करना चाहती है, डिविडेंड हाउ मच, 25 लैक्स। क्वेश्चन के पास आ रहे हैं ना, इसको यहाँ उसकी वो बना लेते हैं, इसको निकाल के, ठीक है। इवन इट हैज नॉट मेड एडुकेट प्रॉफिट, कंपनी लॉस में है, फिर भी कंपनी 25 लाख रुपए डिविडेंड इश्यू करना चाहते हैं शेयर होल्डर को। सपोज करंट ईयर प्रॉफिट इज 2 लाख, ठीक है, ड्यूरिंग द करंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, बट हैव सफिशिएंट फ्री रिजर्व ऑफ इन बैलेंस शीट। कंपनी करंट ईयर प्रॉफिट तो चलो कम है, पर उसके पास अच्छे खासे फ्री रिजर्व पड़े बैलेंस शीट में। बढ़े आगे, सपोज मान के चलो कंपनी की पेड ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है, हाउ मच, 100 लैक्स, वेरी गुड। फ्री रिजर्व कितनी है, एफआर 80 लैक्स। कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया इन लास्ट 3 ईयर, भैया क्वेश्चन में बोल दिया कि रूल 1 कंडीशन नंबर 1 लगेगी नहीं। चलो एट ए रेट ऑफ 20% इन द इक्विटी लास्ट 5 ईयर्स, कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड लास्ट ईयर एट रेट ऑफ 20%। करंट ईयर में पिछले 3 सालों में उसने हिंट दिया है कि 20% उसने कभी प्रॉफिट कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया। इस साल वो 25 लाख करना चाहती है, मींस 25 लाख कितना हो गया 25 लाख कितना हो गया, 25% हो गया ना इक्विटी शेयर कैपिटल का। 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 25% हो गया। कंपनी ने कभी आज तक पिछले 3 सालों के अंदर 20% से ज्यादा डिविडेंड नहीं किया, बट इस साल 25 लाख करना चाहते हैं, क्या कंपनी कर सकती है। आगे पढ़ो क्वेश्चन। एडवाइज द कंपनी हाउ इट गो अबाउट इट इफ यू वांट टू डिक्लेयर डिविडेंड एट ए रेट ऑफ 25%। मैंने पहले बता दिया आपको, क्वेश्चन में भी दे दिया, 25% कर सकती है फॉर द ईयर एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट करना है, आंसर में देखना, आंसर शीट पे आएंगे। एज पर सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर एज पर द रूल 3। But in this, company can use the profit as per current year profit from current accumulated profit or both, इस हिसाब से। Then there are certain condition as per rule 3 that maximum amount of company can distribute to the shareholder are the following. Condition number 1, rate of interest. The maximum rate of interest can be average rate of last 3 years. Second condition, maximum amount for withdrawn for reserve as a payment of डिविडेंड। कंडीशन बताओ सेकंड की हेडिंग क्या बनी उसकी, मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हाउ मच, 1/10 ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। कंडीशन थर्ड, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, कि किसमें से क्या मैक्सिमम अमाउंट किसके लिए यूटिलाइज होगा, लॉस के लिए। फोर्थ, मैक्सिमम अमाउंट कैन बी पे टू डिविडेंड टू द आफ्टर डिविडेंड देयर मस्ट बी अ 15% इक्विटी शेयर कैपिटल इज अवेलेबल। आई अब आओ करंट सिनेरियो में, करंट सिनेरियो, करंट क्वेश्चन। कंडीशन 1 नॉट अप्लाई, क्यों नहीं अप्लाई, लास्ट 3 ईयर के दिए ही नहीं हुए, हम एवरेज किसकी करें। कंडीशन 2 क्या थी, कंडीशन मुझे आप बताओ, मैं भूल गया। नहीं, कंडीशन का नेम पेपर में ऐसे लिखना है, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल और पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर फॉर डिविडेंड एज डिविडेंड। कितनी, 1/10 ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। 1/10 मल्टीप्लाई बाय कितना इक्विटी शेयर कैपिटल, 100 प्लस 80, 180 का 18 लैक्स। 18 लैक्स दे सकता है भैया, कंपनी 25 लाख कैसे दे रही है, कंडीशन करगी वोलेट, ये करगी कंडीशन के कॉम्प्लायंस को वोलेट। अब आगे बढ़ते हैं, 2 कंडीशन होगी पेपर में। कंडीशन नंबर 3,
अब इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना इन कंडीशन को, सीधा आपने सम करना, क्योंकि आप कंडीशन थोड़ी देर पहले ही ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हो आंसर में। कंडीशन थर्ड क्या थी, लॉसेस का ट्रीटमेंट। क्या इस क्वेश्चन में कोई लॉस हुआ है? in my current situation there is no loss suffered by the company, hence condition third is not apply, ऐसे करके लिख देना। कंडीशन 4, व्हाट वाज माय कंडीशन 4? सबसे पहले कंडीशन 4 में क्या करना है, 15% ऑफ ईएस कर दो। कितना करो, 15 लाख आ गया ना, समझ में आया कैसे आया? इक्विटी शेयर कैपिटल सीधा 15% कर दो, 15 लाख। अब फ्री रिजर्व मेरे पास है कितने, 80 लाख। 80 लाख में से मैं इतना अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूँ डिविडेंड के लिए, कम से कम मेरे रिजर्व 15 लाख तो बचे भाई, इतना मैं कर सकता हूँ। तो कितने अमाउंट अवेलेबल होगी, 80 लाख में से मैं 15 लाख कर सकता हूँ। मैक्सिमम अमाउंट पेड एज डिविडेंड हाउ मच, 65 लाख में डिविडेंड इशू कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रूल 1 की कंडीशन लगी ही नहीं, कंडीशन 1 लगी ही नहीं, कंडीशन थर्ड लॉस से लगा नहीं, 2 और थर्ड लगी, 2 और फोर्थ लगी। 2 में क्या था, 1/10 ऑफ इक्विटी शेयर प्लस फ्री रिजर्व, कितना 100 प्लस 80 का 110, 18 लाख मैक्सिमम अमाउंट में रिजर्व से निकाल सकता हूँ डिविडेंड की, 18 लाख मैंने अलग रखी है, इतना मैं कर सकता हूँ। बट रूल 4 के कंडीशन 4 के अकॉर्डिंग फ्री रिजर्व के अंदर कम से कम 15% होना चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल का। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, 100 लाख, 100 लाख का 15% 15 लाख, रिजर्व मेरे पास कितने, 80 लाख। 80 लाख में से मैं इतना रिजर्व तो मैं बांट सकता हूँ कि मेरा 15 लाख रहे, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, 65 लाख में बांट दूं। तो इन 4 कंडीशन थी, 2 तो लगी नहीं। इन 2 कंडीशन में से मैं कितना कर सकता हूँ, 65 लाख तक कर सकता हूँ ना, मेरे पास कंडीशन रूल 4 सेटिस्फाई हो गया। कंडीशन नंबर 4 कि कंडीशन 4 के अकॉर्डिंग मैं 65 लाख कर सकता हूँ। हेंस क्वेश्चन में इसमें लिखना कंपनी कैन इशू डिविडेंड, कंपनी कैन पे डिविडेंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 65 लाख एज पर द कंडीशन 4। हेंस इन द करंट सिचुएशन कंपनी डिक्लेयरिंग डिविडेंड एट 25 लाख, हेंस कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड 25%। तो रेट क्या बना इसका, मैक्सिमम रेट, सॉरी कंडीशन 4 में कितना आया, 15 लाख, इसमें 18 लाख। अब देखो इसमें लिखना हाउ है करंट सिचुएशन में, कंडीशन 1 नॉट अप्लाई, कंडीशन 2 18 लाख आया था ना मेरा, कंडीशन 3 नॉट अप्लाई, कंडीशन 4 में कितना था मैक्सिमम, 15% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होना चाहिए 65 लाख। सिक्सटी 5 लाख तक का बांट सकता हूँ मैं कंपनी में, क्वेश्चन में बांटना कितना चाहता हूँ, 25 लाख रुपए। बट इन तीनों के अंदर से विच एवर इज लोअर इज माय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, इज मायने इज कंपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट कैन इशू टू शेयर होल्डर। सो 65 लाख ये लगी नहीं, ये लगी नहीं, तो 18 और 65 में विच एवर इज लोअर, क्या बनी 18 लाख। मैक्सिमम कंपनी कितना दे सकती है, 18 लाख। कितना बना परसेंट, कितना बना, ये कितनी थी इक्विटी शेयर कैपिटल, 18% बना ना। कंपनी कितना परसेंट देना चाहती है, लास्ट में एक लाइन और लिखना ना, कंपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 18%, हेंस कंपनी डू नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 25%। बस मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ, एग्जामिनर शीट के हिसाब से 1.5 पेज का आंसर बनेगा ये मैक्सिमम, अगर आप ढंग से करोगे 4 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे। और आपका कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग हुआ ना, ये 5 मिनट्स से ऊपर का क्वेश्चन है ही नहीं, अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हुआ तो इस पर कुछ नहीं करना। देखो कोई कंडीशन से नहीं समझाते थे, मुझे थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो इतना लंबा क्वेश्चन था ही नहीं। प्रैक्टिस, रिटर्न प्रैक्टिस जरूरी है, तब मैं आपको कहता हूँ कॉपी बनाओ। मैं इसके इतने सुंदर नोट्स बनवाता आपको, मुझे था कि एक और आप समझो, पहले बोर्ड से नोट्स बना लो बहुत ईजी लगेगा। फेमा पढ़ेंगे, जनरल क्लोज पढ़ेंगे और करेंगे, सारे चार्ट से करेंगे, पता ही नहीं चलना। एक बार थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपको, अपने लिए डालने पड़ेंगे, खुद मेरे लिए नहीं डालने। जब एग्जाम में छुट्टी मिलती है ना 1.5 दिन की, हमें 1.5 डेज की छुट्टी मिलती है, उसमें से हम सिर्फ पेज टर्न करने हैं, हमने बुक ना क्वेश्चन पढ़ने ना कुछ पढ़ना, चार्ट्स पढ़ने हैं फटाफट, एमसीक्यू की रिवीजन भी हाथों हाथ
ना कोई बुक पढ़नी, ना कोई एमसीक्यू पढ़नी, सारा इसी में से। आ गया समझ में? यहां तक हो गया हमारा। अब इसमें क्या होता है, इन टर्म ऑफ सेक्शन 123 सबसेक्शन 4, इन टर्म ऑफ सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 क्या होता है, जो अमाउंट मेरे पास अवेलेबल आ गया, क्या अवेलेबल आ गई, जो अमाउंट मैंने निकाली, कितनी निकाली थी क्वेश्चन में, 18 लाख, 18 लाख। लास्ट क्वेश्चन के एग्जांपल लेते हैं, 18 लाख। इसमें मेरे को क्या करना होगा, शेड्यूल बैंक एक और कंपनी शेड्यूल बैंक के अंदर जाके डिपॉजिट करवाना होगा, कितने डेज के अंदर, मैक्सिमम विद इन 5 डेज। किस कौन सी डेट से 5 डेज, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। As per section 123 subsection 4, amount of dividend including interim dividend shall be deposited in a scheduled bank in a separate account within ऐसा करके एमसीक्यू लिख लो, एमसीक्यू हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, कंसेप्ट एमसीक्यू भी होते रहेंगे। विदिन 5 डेज, सबकी कहाँ कौन से बैंक में कराना है, शेड्यूल बैंक में। कौन से अकाउंट में, सेपरेट अकाउंट में। कितने डेज में, विदिन 5 डेज। कौन सी डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कितना अमाउंट, अमाउंट क्वेश्चन में 18 लाख। कंपनी करना चाहती थी 25 पर, नहीं कर सकती रूल 3 के अकॉर्डिंग, तो 18 लाख जाके 5 दिन में शेड्यूल बैंक में सेपरेट अकाउंट में जमा करवा दो। दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी। पता है यार, गवर्नमेंट के केस में अप्लाई नहीं होगा, गवर्नमेंट खुद का जो डिविडेंड है, एंटायर शेयर इन विच एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आगे कंसेप्ट करें, यहाँ तक कितना बहुत आज, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर आपको कंसेप्ट और करने हैं तो हम आगे भी कर सकते हैं, या इसको रिवाइज कर लोगे अच्छे से पूरी क्लास। अब वो कितने पेज तक नोट्स आपके पास, पेज नंबर, चलो फिर बाद में करते हैं। रिवाइज करवा दें एक बार पूरी क्लास डिविडेंड की फटाफट से, फर्स्ट डे से लेके अभी तक है, नहीं कर लो। नहीं 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 होता, मैं कुछ नहीं बोलना, आप कॉपी पेन रख के बैग पैक करके आराम से मेरे से बोल, मेरे को बोलना, मेरे को आपके लिए, आपने सिर्फ सुनना है। डिविडेंड section 123 to section 127, 123 section is declaration and payment of dividend, 124 is unpaid dividend account, 125 is investor education protection fund, 126 overrides, 127 punishment for contravention of any provision of dividend. Meaning of dividend, types of dividend, interim dividend, final dividend. Interim dividend are those kind of dividend which can be declared between two AGM. Final dividend is that of dividend which is declared after the current year, current accounting year. Now interim dividend can be declared with the consent without the consent of shareholder की consent लेने की जरूरत नहीं है। फाइनल डिविडेंड में शेयर होल्डर को अप्रूव करवाएंगे एजीएम में बाय पासिंग ओवर, सिर्फ रिकमेंड या वो करेंगे, अप्रूव करेंगे शेयर होल्डर। आगे बढ़े, ये हो चुका है एग्जांपल सारा। शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो होते हैं जो कंपनी के प्रेफरेंशियल राइट्स एंजॉय नहीं करते, प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो प्रेफरेंस राइट एंजॉय करते हैं ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर in case arrear of dividend, in case any company suffer any kind of loss, those dividends is become accumulated for the future profit. Company preference shareholder are getting dividend from the future profit in the next year, whereas non accumulated preference share don't get the accumulated profit if the company incurred any kind of loss. ये मैं करवा आज वाली क्लास से। डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर और पेड बाय द कंपनी इन फाइनेंशियल ईयर ओनली फ्रॉम द करंट ईयर प्रॉफिट, फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और बोथ। डायरेक्ट डिविडेंड एजीएम के पीछे वाले क्वार्टर से भी हो सकता है। मैनर ऑफ कंप्यूटिंग द प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन सबसे पहले एडजस्टेड होगा। सेकंड, कोई भी तरह का जो अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल प्रॉफिट है, अनरियलाइज्ड गेन है, वैल्यूएशन है, या फिर कोई कैरिंग वैल्यू में चेंज है, वो सारा एक्सक्लूड करेंगे रिजर्व में से। कोई भी कैपिटल एसेट बेचा है एज पर रूल AS 10 के अकॉर्डिंग, कुछ भी बेचा उसमें प्रॉफिट हुआ है, वो सारा का सारा ऐड हो जाएगा रिजर्व में। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई ग्रांट या सब्सिडी आई वो भी ऐड हो जाएगी। कंपनी के पास चॉइस है, क्या चॉइस है कि डिविडेंड से पहले वो कितना मर्जी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर कर दे, कोई इस पे पाबंदी नहीं है कि भैया आप कंपनी नहीं कर सकती, ये भी नहीं है कि कंपनी को करना ही करना है, कंपनी की मर्जी है, कर सकती है। चलो दोनों एग्जांपल सेम वही थे। Declaration of dividend out of accumulated profit, where a company owning inadequacy of profit or absence of profit, it means मैंने को लिखा है तो पर लॉस।
कंपनी में कोई लॉस आ गया करंट फाइनेंशियल ईयर में तो डिविडेंड किस पिछले साल के प्रॉफिट में से होगा, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ रूल, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ रूल थ्री इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको बारी बारी बोलना, रूल थ्री याद हो जाएगा। डिविडेंड फ्री रिजर्व में से ट्रांसफर होगा। चार तरह के, तीन तरह के जो रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिटेंशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और अदर रिजर्व में से पेमेंट नहीं होगी। डिविडेंड जो अमाउंट निकाला है, सबसे पहले इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, लॉसेस, पिछले जो प्रॉफिट कमाए कंपनी ने, सबसे पहले इस प्रॉफिट में से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, पिछले सालों की लॉस का एडजस्टमेंट, फिर जो अमाउंट आएगी वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। डिक्लेरेशन एंड ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, ये आपको करवाया सेम वही वाला कांसेप्ट है। फ्री रिजर्व्स में होगा आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ रूल थ्री। रूल थ्री की कंडीशंस, चार कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, रेट ऑफ डिविडेंड एवरेज रेट ऑफ 3 इयर्स को करना है, इतने अमाउंट से ज्यादा कंपनी इशू डिविडेंड नहीं कर सकती। अगर एवरेज रेट गिवन ही नहीं है, कंपनी न्यूली स्टैब्लिश है, तो रूल कंडीशन 1 को इग्नोर करेंगे। देन वी कैन मूव फर्दर फॉर कंडीशन 2। व्हाट इज माय सेकंड कंडीशन, maximum amount withdrawn from the reserve for payment of dividend, how much, 1/10 of equity share capital plus free reserve as per the latest audited financial statement, जो भी उसमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ना अमाउंट उसका निकाल सकता है रिजर्व से। अब अमाउंट निकाल लिया, उसका क्या करेगा, अमाउंट यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट फॉर treatment of loss. If company is not incurred any kind of loss in current financial year, then condition number 3 shall be ignored. Now what is the condition number 4th, most important, 15 पर, no heading नहीं लेफ्ट हेडिंग होती है ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड आफ्टर यूटिलाइजिंग द फ्री रिजर्व इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 15% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इतनी बड़ी हेडिंग नहीं होगी, ये हेडिंग ये बनेगी, अमाउंट लेफ्ट इन जनरल रिजर्व आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड शैल बी 15% और इज नॉट लेस देन 15%। बढ़े आगे। इस पे हमने 2 एग्जांपल कर लिया, अच्छे से घर से इसको दोनों एग्जांपल्स को रीड आउट करके आना, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे एग्जांपल है। डिपॉजिटेड, अब चलो अब थोड़ा आगे बढ़ गए, हमने यहां तक तो कंडीशन समझ ली। अब डिविडेंड पे कर दिया, डिविडेंड हमने इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर दिया। अब उसका क्या करेगी कंपनी, पे कैसे करेगी, मैंने सिर्फ एजीएम होगी इतना 18 लाख मैंने दे दिया, कंपनी की क्या लायबिलिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, कि वो कंपनी जिस डेट को डिविडेंड डिक्लेयर किया उस डेट से 5 दिन के अंदर जाके सेपरेट अकाउंट में शेड्यूल बैंक में जमा करवाए। ये कंडीशन किस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, गवर्नमेंट पर। हाँ 2 मिनट बाद में